किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। चीनी उद्योग बचाना किसान हित में अनिवार्य। मृदा स्वास्थ्य दिवस 5 दिसंबर को। खेतों में भी घट रही है अरहर की दाल। आलू बीज के दाम आसमान पर। अब समाचार विस्तार से। गन्ना किसानों का हित बचाए रखने को चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करना जरूरी है। शुगर केन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम सुधार को आयोजित कार्यशाला में सहकारी चीनी मिल संघ के प्रबंध निदेशक ने दीर्घकालिक नीति बनाने पर जोर दिया है। किसानों और चीनी मिलों को एक दूसरे का पूरक बताते हुए कई सुझाव भी दिए। निदेशक का कहना था कि गन्ना क्षेत्रफल पर्याप्त है, परंतु व्यावसायिक नजरिया अपनाने की जरूरत है। देश के गन्ने की औसत पैदावार 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि इसे 1800 से 2000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया जा सकता है। गन्ना संस्थान सभागार में पिछले दिनों किसान प्रतिनिधियों व चीनी मिलों के कर्मचारियों की बैठक में मिलों की बंदी पर भी चर्चा की गई। बैठक में गन्ना व चीनी विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। भारत सरकार ने 5 दिसंबर को पूरे देश में मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाने पर जोर दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। पिछले दिनों कृषि निदेशालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला में प्रमुख सचिव ने ये बात कही। नेशनल वर्कशॉप ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड एवं सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के संबंध में आयोजित इस कार्यशाला में उन्होंने उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में मृदा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। अरहर दाल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है। 150 रुपए किलो के ऊपर पहुंच चुके दाल के दाम के पीछे एक उत्पादन भी अहम कारण है। राजधानी में पिछले 10 साल से अरहर की खेती का रकबा लगातार घट रहा है। राजधानी के गांवों में अरहर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। किसान अरहर की खेती में रुचि भी दिखाते थे। लोगों को बाजार में दाल सीधे किसानों से मिल जाती थी, लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। उत्पादन घटने से दाल की बिक्री करने वाले किसान भी खरीदार बन चुके हैं। कृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2005 में जिले में 1339 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खेती थी। इसके बाद वर्ष 2006 में इसका रकबा बढ़कर 2737 हेक्टेयर व 2007 में 3082 हेक्टेयर पर पहुंच गया। वर्ष 2008 में अरहर की खेती का रकबा अचानक सिमटकर 1414 हेक्टेयर, 2009 में 1113 हेक्टेयर हो गया। इसके बाद 2010 में रकबा 1447 हेक्टेयर रहा और वर्ष 2011 में रकबा घटता ही गया। वर्ष 2014 में जहां फसल का रकबा 812 हेक्टेयर रहा और इस वर्ष उत्पादन का लक्ष्य 912 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण फसल में कीट लगना और नीलगायों के आतंक से फसल को काफी नुकसान होने लगा है। कोल्ड स्टोरेज भले ही आलू से भरे पड़े हों, लेकिन किसानों को बुआई के लिए गुणवत्ता युक्त बीज की किल्लत झेलनी पड़ रही है। पर्याप्त मात्रा में उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उद्यान विभाग के पास 27,000 क्विंटल बीज की उपलब्ध है, जबकि जरूरत 18 लाख मीट्रिक टन की है। इतना ही नहीं, अनुबंध के आधार पर तैयार बीज भी 75,000 क्विंटल से ज्यादा नहीं है। ऐसे हालात में किसान मजबूरन निजी विक्रेताओं से मनमाने दर से बीज खरीदेगा और उसे पुराने बीज से काम चलाना पड़ेगा। सरकारी आंकड़े के अनुसार कोल्ड स्टोरों में 69 लाख मीट्रिक टन आलू भरा है और बिक्री के लिए मात्र 2.5 माह शेष है। पंचायत चुनाव के चलते मांग बढ़ी है, परंतु किसान का अधिक भला होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। उद्यान विभाग के निदेशक ने भी स्वीकार किया है कि मांग की 100% पूर्ति करना विभाग के वश में नहीं है, क्योंकि संसाधन पर्याप्त नहीं है और इसके बावजूद आलू बीज का संकट जैसी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि किसानों के पास आलू पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आलू का फाउंडेशन प्रथम बीज 2200 रुपए प्रति क्विंटल और फाउंडेशन द्वितीय 2010 रुपए की दर से किसानों को मिलेगा। ओवरसाइज फाउंडेशन प्रथम बीज 1920 रुपए व फाउंडेशन द्वितीय 1640 रुपए की दर से किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलों में बीज भेजा जा चुका है। पहले आओ पहले पाओ फॉर्मूले पर वितरण किया जाएगा। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भाव पर। धान। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ 1495 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 1242 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली 1474 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 1485 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 1418 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चावल
चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 2230 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 2280 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली 2155 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 2220 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 2110 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1495 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 1475 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली 1470 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 1478 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 1482 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 6515 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 6460 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 6580 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 6620 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। गुड़ विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 3215 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3120 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 3095 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3180 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 3276 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 790 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 770 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 775 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 765 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 780 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। टमाटर लखनऊ में 1730 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1690 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 1650 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1590 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 1664 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्याज लखनऊ में 4250 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3950 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 3870 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 3940 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 4150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1010 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 922 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 1025 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, अगर हम खेती किसानी कर रहे हैं और आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं तो समय समय पर हमें खेती किसानी से जुड़ी हुई नवीनतम वैज्ञानिक जानकारियों से अपने आप को अवगत कराना चाहिए। और हमारा भी यह प्रयास रहता है कि समय समय पर हम आपको ऐसी जानकारियों से अवगत कराएं। तो इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं किसानों के लिए रिमोट सेंसिंग की उपयोगिता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश उपाध्याय जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि रिमोट सेंसिंग तकनीक है क्या? जी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि रिमोट सेंसिंग मतलब सुदूर संवेदन, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, वस्तु के बारे में दूर से पता लगाया जा सके बिना उसके संपर्क में आए, इस तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इसके तहत हम कृषि, भूमि, जल एवं अन्य जितनी भी प्राकृतिक संपदा है उसकी मैपिंग एंड मॉनिटरिंग कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि कहाँ पर बाढ़ आई है, कहाँ सूखा है, कहाँ की मिट्टी कैसी है, कृषि कैसी है, उन सब विस्तृत ब्यौरा इससे प्राप्त होता है। इसके तहत हम हवाई चित्रों का या फिर उपग्रह चित्रों का उससे उपयोग में लाते हैं जी। इसके तहत हमारे अपने देश के कई अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े गए हैं जिसका हम आज की डेट में उपयोग करते हैं जी। डॉक्टर साहब, अगर हम खेती किसानी की बात करें तो खेती किसानी में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे जो आप जानकारी उपलब्ध कराते हैं हमारे किसान भाइयों? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने सुनील जी। तो इसके तहत कृषि में आज की डेट में बहुत ही ज्यादा रिमोट सेंसिंग तकनीक की उपयोगिता बढ़ गई है। इसमें सर्वप्रथम हमें बताना चाहेंगे आपको कि जितनी भी मुख्य फसलें हैं उनका कितना रकबा है ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर, या कितना पैदा होने जा रहा है फसल, कौन सी फसल कितनी पैदा होने जा रही है, इसका फसल कटने के पूर्व ही हम बता देते हैं इस तकनीक के माध्यम से जी। और जी, अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की डॉक्टर साहब बात करें जी, तो प्राकृतिक आपदाओं में आपके विभाग द्वारा किस तरह की मदद हमारे किसान भाइयों को पहुंच सकती है जानकारी के माध्यम से? जी, देखिए, प्राकृतिक आपदाओं में मुख्यतः हमारी होती है जिससे फसलों को नुकसान होता है, एक तो बाढ़ या सूखा या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए अचानक से, जैसे पिछले इस साल हुई थी हमारी रबी की फसल काफी खराब हुई है, डैमेज हो गया, नुकसान हो गया। इन सब का आकलन हम करते हैं। जैसे सूखे की स्थिति के बारे में हम हर 15 दिन के खरीफ सीजन का डाटा यूज करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं अपनी इस उपग्रह के चित्रों के माध्यम से, और उसके बाद हम बताते हैं कि कितने कितने जनपद कब सूखाग्रस्त हो रहे हैं या कहाँ की फसलें सूख रही हैं, उन जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, ये सरकार को जानकारी देते हैं। प्लस किसानों को भी बताते हैं कि आपके जनपद में सूखा पड़ गया है, अब इसके लिए आप आगे क्या कार्रवाई करें जी। अगर डॉक्टर साहब फसल बीमा योजना की बात करें तो आपकी जानकारियां फसल बीमा योजना हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराने में कितनी कारगर है? जी, जैसा फसल बीमा योजना के बारे में आपने बात की, फसल बीमा योजना में अक्सर देखा जाता है कि जो सही किसान है उसको मुआवजा नहीं मिल पाता, या कोई गलत किसान जिसकी फसलों का कोई नुकसान नहीं हुआ है वो मुआवजे के लिए सामने आ जाता है, और हमें सोचना पड़ता है कि किसका नुकसान हुआ, किसको मुआवजा मिलना चाहिए, किसको नहीं। इसके लिए तकनीक बहुत ही उपयोगी है। इसमें उपग्रह के से प्राप्त चित्रों के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि किस किसान का किस खेत में कितना नुकसान हुआ है, तो जिससे सही आकलन किया जा सकता है और उसके बाद उसको सही किसान को सही मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। जी
डॉक्टर साहब, जब नगरीय विस्तारीकरण की योजनाएं चलाई जाती हैं तो हमारे किसान भाइयों की जो उपयोगी भूमि है वो इसमें न जाए, इसके लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन क्या करता है, किस तरह की जानकारियां उपलब्ध कराता है? जी, जैसा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि नगर का विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है आबादी के साथ साथ, तो इसके तहत हमारे किसान भाइयों की बहुत सारी उपयोगी जमीनें जहां 2-2 फसलें या 3 बार साल में फसलें ली जा रही थी, उन सब बर्बाद हो जा रही हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जा रहा है, या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही हैं, आवासीय कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। तो इससे बचाने के लिए इस तकनीक के माध्यम से प्रति भूमि का पता लगाया जाता है कि कहाँ पर ऐसी भूमि है जहाँ या तो कृषि नहीं की जा रही है, या बहुत ही खराब वहाँ की मृदा है, अच्छी खेती नहीं हो रही है, या साल में सिर्फ एक बार किसान कोई फसल पैदा कर रहा है। उन स्थानों का हम चयन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो नगर का विकास है वो किया जाए, जिससे खेती योग्य भूमि जो कृषि योग्य भूमि है उसका संरक्षित रखा जाए और आगे के लिए उपयोग किया जा सके। जी डॉक्टर साहब, बुआई से पूर्व भी कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो आप उपलब्ध करा सकते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को मदद मिले? जी, बुआई से पूर्व हमारे पास पूरे आंकड़े उपलब्ध रहते हैं कि कहाँ पर किस क्षेत्र में कौन सी फसल लगातार बोई जा रही है और किन फसलों का अच्छा भाव मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त जैसे आलू की फसल है, इस समय हम आलू की फसल में किसानों को जानकारी देते हैं, या उनके जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनको भी बताते हैं, जिससे वो किसानों को समुचित जानकारी दें कि उनका आलू का उत्पादन जो होगा उसका भंडारण कहाँ रखें। अच्छा, भंडारण? जी, भंडारण के लिए भी बताते हैं जी। और कहाँ पैदावार हो रही है कितनी और उसका समुचित भंडारण कहाँ किया जाए। सारे कोल्ड स्टोरेज का हम मैप बनाते हैं, उसकी क्षमता क्या है, ये सब विस्तृत ब्यौरा हम देते हैं। किस क्षेत्र में पैदावार ज्यादा होने वाली है ये आप पहले से बता देते हैं? पहले से बता देते हैं, फसल कटने के पूर्व भी बता देते हैं जी, ताकि वो अपनी तैयारी पहले से कर जी सके। तैयारी पहले से कर ले, कहाँ उसको अपने स्टोरेज रखना है, या सरकार भी व्यवस्था कर ले कि हमारे प्रोडक्ट को कहाँ मार्केट करना है, कहाँ पे संरक्षित रखना है। जी डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल भराव की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में खेती कैसे करें? तो इसमें क्या रिमोट सेंसिंग द्वारा कुछ मदद मिल सकती है? देखिए, मुख्यतः जल भराव की समस्या नहरों के किनारे हो रही है या होती है, सामान्यतः पाई जाती है। तो ऐसे स्थानों का पहले तो पता लगा चिन्हीकरण किया जाता है कि कहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, जल भराव की समस्या हो रही है। कहीं यदि बारिश के कारण हो रही है तो अगले मौसम में वो ठीक हो जाएगा, वहाँ खेती की जा सकती है। या नहर के सीपेज की वजह से हो रही है तो वहाँ पर कृषि योग्य भूमि उपयोग में लाना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर हम कुछ जलीय कृषि के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है, तो यहाँ सिंघाड़े इत्यादि मछली उत्पादन इत्यादि के कार्य लिया जा सकता है। जी, पैदावार से संबंधित किस तरह के आंकड़े हमारे किसान भाइयों के लिए आप उपलब्ध कराते हैं? पैदावार से संबंधित काफ़ी आंकड़े हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं, जैसे किस क्षेत्र में क्या बोया जाना चाहिए उसका पता लगाते हैं, प्रति भूमि का पता लगाते हैं कि कहाँ पर प्रति भूमि है, खाली पड़ी हुई जो भूमि है वहाँ पर किसान भाई कौन सी ऐसी चीज़ पैदा करें या उपयोग में लाएं उस भूमि को, इसका पता लगाते हैं। जैसे प्रति भूमि पड़ी हुई वहाँ कोई उपजाऊ नहीं है, न कुछ पैदावार किसान ले पा रहा, वहाँ हम उनको बताते हैं कि आप सेरीकल्चर या रेशम का उत्पादन करें। रेशम के कीटों का पालन किया जाता है वहाँ पर, पौधे उगाकर इत्यादि के बारे में विस्तृत ब्यौरा उनको बताते हैं। उनके खसरा नंबर पे बताते हैं कि आपके खेत के खसरा नंबर इस पर आप फलाना फसल लीजिए या किस तरह से उपयोग करें। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं तो संबंधित जो क्षेत्र है वहाँ पानी है कि नहीं है, क्या इसका पता रिमोट सेंसिंग के द्वारा लगाया जा सकता है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सबसे अच्छी तरीके से इस विधि का उपयोग इस फील्ड में भी किया जा रहा है और हमारा रिमोट सेंसिंग केंद्र जो है लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहा है। और इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि जहाँ पर हम बोरिंग कराने जा रहे हैं वहाँ पानी उपलब्ध होगा या नहीं होगा, पानी खारा होगा मीठा होगा, समस्त जानकारी हम पहले से बता देते हैं। अच्छा, खारे मीठे की भी जानकारी जी, उसकी भी जानकारी बताते होती है। जी डॉक्टर साहब, और किस तरह की जानकारी हमारे किसान भाइयों के उपयोग के लिए आप उपलब्ध कराते हैं? देखिए, फसल कटने के पूर्व सारी जानकारी किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जाती है, सरकार को भी उपलब्ध कराई जाती है,
जिससे प्राइस पॉलिसी जो उनकी निर्धारित होनी है जी उसका आकलन किया जा सके। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो मुख्यतः औद्यानिक फसलें हैं उसका सही आंकड़ा किसी के पास भी प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। उसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि फल पट्टी जो नई विकसित हो रही हैं वो किन क्षेत्रों में हो रही हैं, वहाँ पे किसानों को किस तरह से राहत दिया जाना चाहिए, जबकि पुरानी फल पट्टियाँ जहाँ कोई पैदावार आज की डेट में नहीं है बहुत सारे किसान वहाँ इसका बेनिफिट ले रहे हैं जी। जबकि हकीकत में जो नई फल पट्टियाँ डेवलप हो रही हैं उसकी किसी के पास जानकारी नहीं है, वहाँ उस किसानों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सब भी हम इस तकनीक के माध्यम से बताते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से रिमोट सेंसिंग हमारे हित में काम कर रहा है, हमें कैसी जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप ध्यान देंगे, उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों नमस्कार। खेती किसानी की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 77% तथा न्यूनतम 40% रही। मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि धान की पकने वाली फसल की कटाई से 2 सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर दें। फसल कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिन खेत में सुखाकर गहाई कर लें। उसके बाद दानों को अच्छी प्रकार से धूप में सुखा लें। आलू की बुआई से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि यह फसल 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। ये मौसम आलू की बुआई के लिए अनुकूल है। उन्नत किस्म कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी आनंद, चिपसोना 2, फूल गोभी व पत्ता गोभी, फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूल गोभी व पत्ता गोभी में डायमंड बेक मोथ का प्रकोप अधिक दिखाई दे तो स्पेनोसेड दवाई 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस मौसम में किसान भाई मटर की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में पूसा, प्रगति, आर्किल, आजाद मटर 3, पंत मटर 3, बीजों को कवकनाशी कैप्टॉन या थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। उसके बाद फसल विशेष राइजोबियम कल्चर का टीका अवश्य लगाएं। किसान भाई इस समय सरसों साग, पूसा साग 1, मूली जापानी व्हाइट, हिल क्वीन, पालक आल ग्रीन, पूसा भारती, शलगम पूसा स्वेती या स्थानीय लाल किस्म, बथुआ पूसा बथुआ 1, मेथी पूसा कसूरी तथा धनिया पंत, हरितमा या संकर किस्मों की बुआई मेड़ों पर करें। भिंडी, मिर्च तथा बैंगन की फसल में माइट, जैसेड और फुदकों की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक माइट पाए जाने पर फॉस्माइट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी तथा जैसेड और फुदकों के रोकथाम के लिए रोगोर कीटनाशक 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। किसान भाइयों, मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई हेतु खेतों की तैयारी करें तथा उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था करें। उन्नत प्रजातियां सिंचित परिस्थिति में श्रेष्ठ HD 2687, पूसा विशेष HD 2851, पूसा गेहूं 109 HD 2894, बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। यह मौसम शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए अनुकूल है, अतः किसान भाई तापमान को ध्यान में रखते हुए शरदकालीन गन्ने की बुआई पंक्ति से पंक्ति 90 सेंटीमीटर की दूरी में कर सकते हैं। कतारों की खाली जगहों में आलू, सरसों, चना, मटर, गेहूं, मसूर आदि फसलों को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। किसान भाई इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्में G1, G41, G50, G282। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। देसी खाद, सड़ी गली गोबर की खाद तथा कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि भूमि की जल धारण क्षमता व पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।